हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम लाए हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली डिस्कस करते हैं, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑप्शन ए टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ऑप्शन बी टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट्स ऑफ आउटपुट माइनस द टोटल कॉस्ट ऑफ एन प्लस यूनिट, टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट्स ऑफ आउटपुट माइनस द टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस यूनिट्स। तो डी ऑप्शन है टोटल कॉस्ट ऑफ एन प्लस वन यूनिट्स। तो आपको यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट होता है चेंज इन टोटल आउटपुट, एम सी इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट। तो उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब ये कैसे आता है? जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए टोटल कॉस्ट है, हमें एम सी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे 5, 10, 20, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा वैसे ही 5 रहेगा। अब इन जो हमारी जो चेंज हो रहा है टोटल कॉस्ट में, उसको हम एमसी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड यूनिट से 5 यूनिट में जो चेंज आ रहा है 10 माइनस 5, यानी कि 5 का यूनिट का चेंज आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। इस तरह 20 माइनस 10 करते जाएंगे तो आंसर 10। तो ये हमारा क्या निकल रहा है, हम प्रीवियस माइनस करते जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट में से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट्स ऑफ आउटपुट माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस वन यूनिट्स। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the LAC curve falls as output expand, this fall is due to। देखिए LAC कर्व पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। LAC कर्व ये होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हम आउटपुट को एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमारा LAC कर्व फॉल्स होता जा रहा है। ये किसके कारण होता है, इसका क्या रीज़न होता है? तो ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन वन इज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ऑप्शन बी इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ऑप्शन सी इज डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स, ऑप्शन डी इज एनी ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है कॉस्ट एडवांटेज, जिसमें एंटरप्राइज को लार्ज स्केल लेवल पे लोएस्ट कॉस्ट देनी होती है। और ये बहुत से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से लोएस्ट कॉस्ट पे उसको बहुत ज़्यादा और लार्ज स्केल पे बेनिफिट होता है। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं? जैसे कि परचेजिंग ऑफ हैवी बल्क मटेरियल, ठीक है, जब और लॉन्ग टर्म में उसकी डिमांड रहती है तो फिर उससे उसको कॉस्ट एडवांटेज मिल जाता है। या फिर लगा लीजिए स्पेशलाइजेशन ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। मार्केटिंग का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। जितनी अच्छी मार्केटिंग, जितनी अप्रोच, जितनी रीच होगी, उतना ही इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल उसको एडवांटेज होगा, कॉस्ट का एडवांटेज होगा। नेक्स्ट है, इसमें फैक्टर हो सकता है टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, ठीक है। जितनी ज़्यादा एफिशिएंटली हम प्रोडक्शन करेंगे उससे लार्ज प्रोडक्शन होगा और कॉस्ट कम आएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है। और हमारा जो LAC कर्व है डाउनवर्ड होता जाता है, जिसमें आउटपुट बढ़ता रहता है और कॉस्ट जो होती है हमारी डिक्रीज होती है, ठीक है। इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। और सेम ऐसे ही इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है? डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो डिस इकोनॉमिक्स में भी जो कॉस्ट डिसएडवांटेज हो गया, इसमें इनएफिशिएंसी आ गई, मार्केट इन फेलियर आ गया, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन हो सकता है, ठीक है। कोई भी इनमें से कोई रीज़न हो सकता है, या फिर पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टाफ हो सकता है। तो ये रीजंस की वजह से डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है। और डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में क्या होगा, फिर हमारी कॉस्ट जो LAC कर्व होगा वो हमारा अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है,
आउटपुट तो बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में हमारा डाउनवर्ड में होगा और डिस इकोनॉमिक्स में हमारा अपवर्ड की तरफ होगा। तो इसी तरह जो हमारा क्लासिकल मॉडल ने जो थ्योरी दी थी उसमें जो हमारा लॉन्ग टर्म LAC कर्व होता है वो इस तरह से होता है, यू शेप में। पहले हमारा इंक्रीजिंग कॉस्ट आती है, फिर उसके बाद हमारी डिक्रीजिंग, पहले डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। इसमें हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो जाएगा, इसमें हमारा डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो जाएगा। आई होप कि अब आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आइसोक्वांट कन्वेक्स टू द ओरिजिन मीन्स, ठीक है, आइसोक्वांट इज सिमिलर टू द इंडिफरेंस कर्व। तो हम जैसे आइसोक्वांट इंडिफरेंस कर्व हमारा कैसे होता है, कन्वेक्स होता है, उसी तरह आइसोक्वांट भी हमारा कन्वेक्स होता है। लेकिन इन्होंने पूछा ओरिजिन होता है, इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो इस आइसोक्वांट को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कन्वेक्स होएगा हमारा इस तरह से। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स इन डायरेक्शन। तो आइसोक्वांट क्यों हमारा डाउनवर्ड होता है या कि ओरिजिन की ओर झुका होता है, कन्वेक्स होता है, इसका रीज़न क्या है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल्स। अब इसको मैं एक आपको डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने ड्रॉ किया आईसी आइसोक्वांट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल लिया है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमने लेबर लिया है, ये हमारा ओरिजिन है, तो ये कन्वेक्स है। क्यों है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मैं क्या करूँगी, लेबर को इंक्रीज़ करूँगी तो मुझे कैपिटल को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये जो सेक्रीफाइस हो रहा है, जो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, वो क्या बता रहा है कि अगर जैसे जैसे हमें हम आउटपुट एक चीज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं हम इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और जब ये कनकेव में होगा तब इसको हम कहेंगे डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और जब ये कांस्टेंट होगा तब हम इसे स्ट्रेट लाइन में होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है, जब जैसे जैसे हम एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी चीज़ को हम डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, जो सेक्रीफाइस अपॉन गेन आता है उसका फॉर्मूला, तो उसी से हम निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 104। इसमें देखिए एक फिगर दे रखी है और इसमें स्लोप ऑफ द बजट लाइन है, वो बता रखा है कि इसमें चेंज क्यों हुआ है, किन कारणों से बजट लाइन चेंज होती है। ये देखिए डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या हो रखा है, वाई एक्स एक्सिस में मैंगोज दे रखे हैं, वाई एक्सिस पे ऑरेंजेस दे रखे हैं और बजट लाइन जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है और यहाँ पे ये बजट लाइन अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ गई। ठीक है, और यहाँ पे ये बजट लाइन डाउनवर्ड की तरफ गई। तो इसका रीज़न क्या है, पहली बात तो ये हो क्या रहा है, ये रोटेशन हो रहा है। पहले आपको देखना है शिफ्टिंग है या रोटेशन है। अगर तो बजट लाइन में हमारी रोटेशन हो रही है तो इसका मतलब ये किसके कारण होता है, ये उस कमोडिटी के खुद के प्राइस की वजह से होता है। ठीक है, चेंज इन इट्स ओन प्राइस। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि किसकी वजह से चेंज हो रहा है, उसके खुद के प्राइस की वजह से। ठीक है, अब अगर ये शिफ्ट होती है बजट लाइन, ठीक है, शिफ्टिंग का डायग्राम ऐसे होता है, ये मान लीजिए बजट लाइन ए बी है फर्स्ट और ये बजट लाइन सी डी है, इसको हम कहते हैं शिफ्ट। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है,
अगर तो बजट लाइन हमारी रोटेट हो रही है तो वो उसके खुद के प्राइस की वजह से हो रही है। यानी कि आप देख रहे हो ये बजट लाइन की जो मूव हो रही है वो किसकी तरफ हो रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं वो ऑरेंजेस में आ रहा है। ऑरेंज तो इसका मतलब ये किसकी वजह से हुआ होगा, प्राइजेस ऑफ ऑरेंजेस में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, जिसमें प्राइस खुद के प्राइस को हम की वजह इसकी से चेंजेस आती है और अदर फैक्टर्स को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। सेम एज अगर शिफ्टिंग होती है तो हम प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं और अदर फैक्टर जैसे कि कंज्यूमर की इनकम होगी, प्रेफरेंस होगी एंड अदर फैक्टर जो भी होते हैं हमारे, तो रिलेटेड गुड्स हो गए, उनकी वजह से क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम दे रखा है, इनपुट एक्स इज ऑन एक्स एक्सिस एंड इनपुट वाई उन्होंने ले रखी है वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ये फिगर सी शोज क्या कर रही है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ना मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम उन्होंने पूछा था कि वाई कन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है, तो उसमें हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लिखा था। ठीक है, तो इसी तरह मैंने आपको बताया था ना कि कनकेव होगा तो डिक्रीजिंग होगा और कन्वेक्स होगा तो इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रेट होगा तो कांस्टेंट। तो यहाँ पे फिगर देखिए क्या है, ये हमारी है कनकेव। तो कनकेव में हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आइए हम फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ by increasing the quantity of input X used by 1 unit, the firm gives up 2 units of Y and still produces the same output. The MRTS XY is, ये देखिए यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का क्या पूछा है, ए हमें बता निकालना है। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स और वाई, यहाँ पे आ जाएगा सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, अब देखिए सेक्रीफाइस कितना हो रखा है हमें ऊपर क्वेश्चन में, 2 गिव्स अप, मतलब यानी कि वो 2 यूनिट्स को गिव अप कर रहा है वाई की। ठीक है, तो 2 को हम ऊपर रखेंगे और कितना वो गेन कर रहा है, 1 यूनिट ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है, तो सेक्रीफाइस 2 हो गया, गेन 1 आ गया, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू आ जाएगी 2/2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये तो आपको सबको आता होगा, तो आपको ऑप्शन बी, बट इसमें कई बार क्या होता है कि ऑप्शन हमें आता है जल्दीबाजी में हम क्लिक गलत टिक कराते हैं। ठीक है, तो आपको गलत मार्क नहीं करना, सारे ऑप्शन एक जैसे कई बार लगते हैं, इसको आपने ध्यान से देख के उसको समझिए फिर आप टिक करके आना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका होगा राइट आंसर, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, प्रोपोर्शनेट चेंज, ये दो वर्ड देख लेना, कई बार प्रोपोर्शनेट हटा देंगे तो कई बार चेंज हटा देंगे, तो दोनों ही इसमें आते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5 rupees increase in price of commodity X causes quantity to decrease by 20 units. Elasticity of demand is, यहाँ पे देखिए 5 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रखे हैं प्राइस में, लेकिन इसका, ठीक है, लेकिन कितने से हो ये नहीं बता रखा, बस ये बता रखा है कि प्राइजेज जो इंक्रीज़ हुआ है 5 यूनिट से और क्वांटिटी जो डिक्रीज़ होगी 20 यूनिट से। ठीक है, अब हमें उन्होंने बोला है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। अब अभी आपने ऑप्शन जो पीछे आपने देखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। ठीक है, इसको हम प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिकली फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, चेंज इन क्यू, चेंज इन पी इंटू पी डिवाइडेड बाय क्यू,
और यहाँ पे साइन माइनस का होता है क्योंकि डिमांड और प्राइस का रिलेशन इन्वर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता पी और क्यू की, तो हम इसको नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा नथिंग कैन बी कंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइस चेंजेस फ्रॉम, अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम 6 to 4, यानी कि हमारे पास ओरिजिनल जो ओरिजिन जो पहले वाला है वो भी पता है और कितने से इंक्रीज हुआ है वो भी पता है, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांड इज चेंजेस फ्रॉम दिस, तो पहले हम लिख लेंगे एक साइड प्राइस, एक P1 और P2, Q1 और Q2। P1 हमारे पास कितना था 6 और कितना 4 हुआ, Q1 हमारा 3 और 8। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज़ हुआ है तो क्वांटिटी हमारी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। अब हम इन दोनों में चेंजेस निकाल लेंगे। चेंजेस कितना का हो रखा है, चेंज इन P आ रहा है हमारा, P2 माइनस P1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी हमारे पास कितना 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। अब फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P इंटू P इंटू Q, तो चेंज इन Q हमारा था 2, चेंज इन P कितना था हमारा 5, ठीक है। और ओरिजिनल वैल्यू जो कितनी थी इसकी हमारी 2, P हमारा कितना था 6 और Q कितना था हमारा 8, ठीक है। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड, अब इसमें से 168 से लेके 170 इस डायग्राम के थ्रू हमने सॉल्व करने हैं। इसमें क्या बता रखे है, फिगर दे रखे है जिसमें हमें एक तरफ डिमांड फंक्शन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस दे रखा है, यहाँ पे डिमांड दे रखा है और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स कर रखे हैं डिनोट। अब आपको बताना है ये क्या है, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे, ठीक है। अब हमें इस डिमांड कर्व पे बताना है सी पॉइंट पे कितनी इलास्टिसिटी होगी और बाकी में कितनी होगी। तो देखिए जो बिल्कुल इसके मिड पॉइंट में होता है वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है, और जो इसके ऊपर होगा वो ग्रेटर देन 1 होगी, और इसके जो बिल्कुल वाई एक्सिस पे जो टच कर जाएगा वहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी, और यहाँ जो ओरिजिन से आप हमेशा याद रख लेना, जो भी ओरिजिन की तरफ जो पॉइंट होगा लास्ट में उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। तो सी पे हमारी क्या हो रही है, यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है सी पे हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला है इन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव इलास्टिसिटी मोर देन यूनिटी। मोर देन देखिए किस में है, मोर देन हमारी डी पॉइंट पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। उसके बाद बोला हुआ है पॉइंट ई पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ठीक है। तो ई पॉइंट पे क्या देखिए, ई पे लेस देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका ऑप्शन जो हो जाएगा परफेक्ट लेस देन 1 यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q1 and Q2 are the demands corresponding to prices 1 and 2 of the commodity. The arc elasticity of demand for the commodity is, देखिए आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा इसमें ये पूछा है। तो इसका देखिए ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, इसमें आर्क इलास्टिसिटी में क्या आएगा, तो इसका ऑप्शन होगा ए। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है कि पहले तो हम चेंज इन क्वांटिटी कर रहे हैं, ठीक है, फिर चेंज इन प्राइस कर रहे हैं, फिर इनटू
इसमें वैसे हम डिवाइड कर देते हैं इनकी क्वांटिटी को प्लस, ठीक है, 1 और 2 को, और इस तरह P और प्लस 2 को, और जब ये ऊपर जाएगा इनटू का साइन चेंज होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए आर्क इलास्टिसिटी का फिर से क्वेश्चन है। अब इन्होंने मैथमेटिकली ना पूछ के स्टेटमेंट में पूछा है, तो इसका क्या अभी हमने पढ़ के हटे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, चेंज इन, पहले क्वांटिटी इन डिमांडेड, फिर उनमें क्या कर दें हम, ओरिजिनल क्वांटिटी को प्लस कर देते हैं आफ्टर क्वांटिटी, ठीक है, फिर उसके बाद चेंज इन प्राइस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले चेंज लेके आते हैं, फिर उन क्वांटिटीज़ को प्लस किया जाता है, फिर प्राइस में चेंज की डिवाइडेड बाय, फिर उसके बाद हम उनकी प्राइजेस को प्लस कर देते हैं, बिफोर और आफ्टर वाले प्राइजेस को। ठीक है, अब इसी को हमने उन्होंने फिर से दे दिया है आर क्लासेस को डिवाइड। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब डिवाइड का साइन हम इनटू में करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो पहले चेंज इन क्वांटिटी था, फिर क्वांटिटीज़ को प्लस किया गया था, फिर चेंज इन प्राइस था, फिर प्राइसेस जो बिफोर और आफ्टर उनको प्लस किया गया था। और इसी तरह अगर हम इसको ऊपर की लेके जाएंगे, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन, ठीक है, यहाँ पे प्राइस, तो हम इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2, और यहाँ पे Q1 प्लस Q2। इस तरह से हमारा आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। चेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, Q माइनस Q1, P माइनस P1। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पहले हम माइनस करेंगे, ठीक है, ये देखिए, ये चेंज इन क्वांटिटी है, ये चेंज इन प्राइस है, यहाँ पे इन बाद में इनको प्लस किया गया। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आ जाइए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है प्राइस, ये तो सिंपल ही है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन। ठीक है, बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। सिंपल है, अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी करके, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस इनटू P डिवाइड बाय Q। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज चेंज इन अमाउंट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस में आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 182, जिसमें बता रखा है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज। ठीक है, किससे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, और ये अपकमिंग एग्ज़ाम्स में भी 100% श्योर है कि ये कहीं ना किसी एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो आप इनको इग्नोर मत करना, अच्छे से ये सारे फॉर्मूले आपको करने हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस रेशो ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस रेशो ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे परसेंटेज जो चेंज आ रहा है, पहले हमें बताना है क्वांटिटीज़ में, ठीक है, फिर परसेंटेज चेंज जो आ रहा है हमारा प्राइजेस में, उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसको कैसे मेज़र करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्ज़ाम से पूछा जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दूसरे, यानी कि सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो सकता है, कोई भी कमोडिटी, जो वाई कमोडिटी ले लीजिए, जैसे इसमें आंसर क्या होएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसमें कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
अगर सब्स्टिट्यूशन है तो कौन सा इफेक्ट होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होगी, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो क्या होगा। तो ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, पहले तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मान लीजिए हम सब्स्टिट्यूशन गुड्स का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन गुड लेते हैं। मान लीजिए टी एंड कॉफ़ी, तो मतलब सब्स्टिट्यूशन इतना है नहीं। कोलगेट और पेप्सोडेंट लेते हैं। ठीक है, कोलगेट, ठीक है, एक गुड एक्स ले लिया और एक तरफ हमने पेप्सोडेंट ले लिया। ठीक है, गुड वाई। ठीक है, अब मान लीजिए कोलगेट का प्राइस क्या हो रहा है, अप हो रहा है, तो डिमांड किसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, पेप्सोडेंट की होगी ना, गुड वाई की। तो यही है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कि एक गुड के प्राइस के चेंज होने में दूसरी के गुड में क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है, तो किसकी डिमांड, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर सब्स्टिट्यूशन गुड्स की बात होगी तो इसमें पॉजिटिव, यहाँ पे साइन देखिए। ठीक है, अगर साइन दोनों के क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट बता रहा है। तो यहाँ पे हमने कौन से गुड्स लिए थे, सब्स्टिट्यूशन गुड्स। कोलगेट के प्राइस में चेंज होने से यानी कि इंक्रीज होने में डिमांड किसकी इंक्रीज होगी, पेप्सोडेंट की, क्योंकि पेप्सोडेंट क्या है, सब्स्टिट्यूशन गुड है। तो इसलिए इन दोनों में जो रिलेशन आएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। ठीक है, और इस तरह अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेंगे तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट आएगा। एक गुड्स क्या होगा, उसमें इंक्रीज होगा प्राइस ऑफ, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इंक्रीज होगा तो दूसरे की डिमांड क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव और सब्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव इफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, marginal revenue and elasticity of demand is given by the equation। यहाँ पे हमें AR, MR और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में रिलेशन बताना है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत से एग्ज़ाम्स में आता है और इसमें बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रहती है। तो आप इसको देखिए, क्योंकि इसमें क्या है, मॉडिफिकेशन की जा सकती है इस फार्मूले में। तो इसमें आपको देखिए, ऑप्शन ए आर इक्वल टू एम आर, ठीक है, और यहाँ पे ई अपॉन ई माइनस वन। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एम आर इक्वल टू ए आर, ई माइनस वन ऊपर चला गया और डिवाइडेड बाई ई। तो अब देखिए इसका आंसर जो है, पहले मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर है। ये दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो अब ये देखिए, यहाँ पे ए आर था तो ई ऊपर था, यहाँ पे जो ई माइनस वन है वो नीचे आएगा। ठीक है, इसी को मॉडिफिकेशन करके, ठीक है, तो हमारा एम आर इक्वल टू ए आर ई माइनस वन आ जाएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इनको सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, तो ये दोनों ही सेम आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही आंसर इसके करेक्ट है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि आपके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।